हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पी वाई क्यों बोल हम लोग पढ़ रहे थे यूजी हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2। ठीक है, हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसका ये तीसरा पार्ट है। और जो अन्य 2 पार्ट हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड हुए हैं, आप लोग जाके हिस्ट्री एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले जब पढ़ा हुआ था, इसके पहले हम लोगों ने इसको पशु कृषि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई ये हम लोगों ने देखा था। आग की खोज से क्या क्या लाभ हुए ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आग की खोज से ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी लास्ट क्लास में। तो चलिए आइए देखते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। कुछ लोग पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने और घरेलू उपकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे जानवरों से भिन्न होते थे। मतलब बताया गया कि कुछ लोग उस समय घर में पौधे लगाते थे। ठीक है, पौधे लगाते, जैसे इस टाइम भी पौधे घर में लगाए जाते, तो वो पौधे जंगली पौधों से और जो घर में लगाए पौधों से अलग अलग थे। इसकी वजह यह है कि यह प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों के लोगों के चयन करते हैं। ठीक है, या प्रक्रिया के तहत अपनाए गए हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। देखिए, बताया गया है कि जैसे कि बीमार होने की संभावना चाहे जानवरों में हो चाहे पौधों में हो, वहाँ तब के मानो ये चयन करते थे कि जिसमें बीमार होने की संभावना कम हो, उसी पौधों का वो लोग ज़्यादा चयन करते थे। उन्हीं पौधों को चुनते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो सके, और उन्हीं पौधों को चुनते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज के पौधे उग सके, जिनकी मजबूत डंठलें अनाज की पकी भरी दानों को संभाल सके। पौधों और बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रहे। मतलब कि ऐसे पौधे का प्रयोग मतलब उगाते थे जिनको डंठल मजबूत हो और क्या कहते हैं, और जैसे अनाज का भार वो संभाल सके, और इनके बीज को भी संभाल कर रखा जाता था, और क्योंकि फिर से उगाने के लिए इन्हीं के बीज का प्रयोग करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन को प्रजनन के लिए आगे भी चुना जाता था। ठीक है, आमतौर पर अहिंसक होते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों को धीरे धीरे भिन्न होते गए। देखिए, जंगली जानवर तो, लेकिन जो पालतू जानवर रहते हैं, जब वो पालतू बन जाते हैं तो उनमें थोड़ा डिफरेंस आने लगता है। मतलब कि थोड़ा अपने मालिक के प्रति वफादार रहना, उनके प्रति प्रेम, ये सब भावना जंगली जानवरों में नहीं रहती, लेकिन पालतू जानवरों में धीरे धीरे आ जाती है। तो मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। ठीक है, जब पालतू बनाए गए जानवर तो उनके दांत और सींग छोटे होते चले गए। इन्हीं दांतों को देखते हैं कि हम उनकी जंगली सूअर का है जो पालतू सूअर कहा गया है। चलिए इनके दांतों को देखते हैं। ये जंगली सूअर के दांत हैं। ठीक है, ये जंगली सूअर के दांत की प्रकृति दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, और यह प्रक्रिया जो इन्होंने पालतू बनाने और अनाज उगाने, पौधों का प्रयोग किया था, इन सब प्रक्रिया को ये धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। मतलब ठीक है, आज जो हम भोजन करते हैं यह प्रक्रिया उसी की वजह है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं
जौ आते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब तिल वगैरह जो भी खा रहे हैं, ये उन्हीं मानव की ही देन है जिन्होंने इतना माइंड लगाया कृषि करने के लिए। और जो पालतू पशु अभी भी पाले जाते हैं, वो सब भी उन्हीं की देन है। और ये जो सबसे प्राचीन फसल थी गेहूँ और जौ। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कुत्ते और बाद में भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पालतू बनाए गए जानवर कौन थे दोस्तों? वो था कुत्ता, फिर उसके बाद भेड़ बकरी आदि आते हैं। और कुत्ता आज भी वफादार होता है अपने मालिक के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोर कर देखो, तुम पाओगे कि विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल लग जाता है। इसलिए जब पौधे उगने लगे तो इनकी देखभाल करने के लिए यह उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। साथ ही बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। देखिए, अगर कोई किसान या कोई मतलब कि कोई आम आदमी भी जो खेती करता हो या पौधों में उसको ध्यान हो, वो अगर कोई बीज डालता है ज़मीन के अंदर तो उसका अंकुरण होने में, उसके पौधे, छोटे छोटे पौधे निकलने में बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। क्योंकि उसमें अंकुरित जब पौधा होता है तो उसको अंकुरित भूमि से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। तो इसमें बताया कि बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधे की सिंचाई करने से, खरपतवार हटाने से और चिड़ियों की सुरक्षा करने के बहुत से काम शामिल होते हैं। ठीक है, जब पौधे ज़मीन से उगते हैं तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसमें कीड़े ना लगे उसको और अन्य जानवरों, कोई जानवर ना उसको खा जाए। और वहाँ मतलब कि उस पौधे के पास कोई खरपतवार मतलब कोई अन्य चीज़ें नहीं, जैसे कि जो घास वगैरह उगती है वो ना हो, उनकी वजह से वो पेड़ में वो विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। और चिड़ियों से भी मतलब कि वो चिड़िया उसके फलों को ना खा जाए, इन सब की देखभाल करना रहता है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है, जब कटाई हो जाती तो अनाज का उपयोग मतलब कि बहुत, अभी भी किसान अनाज को अगर 4 दाना कहीं भी गिरा रहता है तो उस 4 दाने को भी उठा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उसकी कीमत, उन लोगों ने उसको उगाया कैसे है। ठीक है, तो वही कहते हैं अन्नदाता। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उन्हीं की वजह से आज हम लोग को भोजन मिलता है। तो ये कटाई के बाद अनाज उपयोगी बहुत संभाल कर करते थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता था हमने कैसे उगाया है। अनाज को भोजन और इलाकों के बीच दोनों रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके लिए भंडार बात सोचनी पड़ी। ठीक है, अनाज और भोजन दोनों रूपों को बचाने की उनको आवश्यकता पड़ी, तो आवश्यकता के लिए उन्होंने भंडार के बारे में सोचा। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, फिर जमीन से गड्ढा खोदा। ठीक है, भंडार करने के लिए बड़े बड़े बर्तन बनाए थे। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते थे और उनका प्रयोग करते होंगे? इनका जवाब और कारण बताओ। अब आप लोगों को इसका जवाब और कारण बताना है। ठीक है, कमेंट में आप बताइए क्या लगता है आप लोगों को, शिकारी लोग भोजन संग्रहण करते थे और वो लोग भी बनाते थे बर्तन वगैरह? जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन के लिए अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। देखिए दोस्तों, ये तो सब लोगों को पता है कि गाय दूध देती है, तो अगर हम गाय का सही ढंग से पालन पोषण करेंगे तो वो भी एक जानवर भी, वो भी बच्चे को जन्म देगी, तो दूध होगा तो उसे भी हम खाद में ले सकते हैं। और कुछ जानवर ऐसे भी जिनके मांस से वो भी अपना जीवन यापन कर सकते थे। तो उन्होंने 2 स्रोत पाया था भोजन भंडार का, एक था कृषि दोस्तों और एक था पशुपालन। ठीक है,
अब ये देखते हैं क्या लिखा है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आज जानवरों का उपयोग बहुत सी चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि उनसे दूध इकट्ठा करना, उनको उनके मांस का भी बहुत सारे लोग सेवन करते हैं और उनसे बहुत सारे लोगों का जीवन यापन होता है। कुछ लोग व्यापार करते मतलब पशु पालते हैं, फिर उसका व्यापार करते हैं, बेचते हैं, धन कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ये क्या लिखा गया है, हेडिंग है आओ आरंभिक कृषकों पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 12 में देखो, तुम्हें नीले रंग का वर्ग दिखाई दे रहा है। पता है, इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विकविदों को कृषि शुरुआत और पशुपालन होने के साक्ष्य मिले हैं। उसे पूरे उपमहाद्वीप में पाया गया है। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी और दक्षिण भारत पाए गए हैं। ठीक है, तो क्या देखना है हम लोगों को, नीले रंग का वर्ग देखना है जहाँ पुरातात्विक विदों को वहाँ पर कृषि के सबसे पहले साक्ष्य पाए गए। तो वो नीले रंग का वर्ग कौन सी जगह, चलिए मानचित्र में चलते हैं फटाक से। ये देखिए हुल्लूर, देखिए कहाँ कहाँ है, एक हुल्लूर है, महागढ़ा है, कोल्डिवा है, यहाँ से कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ का, हुल्लूर, महागढ़ा, कोल्डिवा, चिरांद, दाऊजली, यहाँ से इनके साक्ष्य पाए गए। चलिए इसको छोटा कर देते हैं तो आप लोग सही से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, देखिए कहाँ कहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ब्रुजहोम, मेहरगढ़, महागढ़ा, कोल्डिवा, चिरांद, दाऊजिल हेडिंग और हुल्लूर से भी यहाँ सबसे कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर देखते हैं हम कहाँ पर पहुँचे थे। अपने पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण पश्चिम क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत से पाए गए हैं। ओके, वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मील पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने के अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों का नमूने, मतलब जो उनके साक्ष्य मिले हैं, उनका अध्ययन करते हैं। इसमें बड़े रोचक जले हुए अनाज व दोनों के अवशेष मिले हैं। देखिए दोनों के, जैसे पौधों के भी अवशेष मिले हैं, पशुओं के भी अवशेष मिले हैं और उस टाइम के जानवरों के भी अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर उन्हें जलाए गए होंगे। ठीक है, जैसे आग लग जाती है तो जंगली जानवर भी जल जाते हैं और पत्थर के जो पौधे वगैरह रहते हैं वो भी जल जाते हैं, यही बताया गया है। वैज्ञानिक आज इस अनाज की दोनों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक फसल और वो फसल के बारे में और जानवरों के अवशेषों के बारे में भी उसकी जानकारी वो लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक हैं इसीलिए। ओके, स्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विकविद कुछ पशु स्थलों पर पड़ोसियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि ब्रुज होम, वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतारने के लिए सीढ़ियां होती थी। उन्हें उनकी ठंड मौसम में सुरक्षा मिलती थी। और पुरातात्विक की झोपड़ियों के अंदर और बाहर
आग जलने की जगहें मिली हैं। आग जलने जो पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और झोपड़ियों के बाहर दोनों ही आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और घर के बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे होंगे जो पूरा पाषाण कालीन युगीन पाषाण उपकरण से भिन्न होंगे, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। देखिए दोस्तों, उस समय झोपड़ियाँ मिली तो झोपड़ियाँ कैसे बनती थी? खरपतवार से बनती थी, ठीक है। वो लोग पत्तियों से अपना घर बनाते थे। कुछ लोग गड्ढे के नीचे बनाते थे, ठीक है। कुछ लोग गड्ढा खोदकर उसमें घर बनाते थे, जिससे उनको जंगली जानवरों से भी सुरक्षा मिल जाती थी, ठीक है। और इसमें बताया गया कि आग जलाने के लिए आग जलाने के लिए उनकी दो वजह थी। वो चाहे वो ठंड में बाहर आग से सिकाई करते हो या अपना भोजन पकाते हो या मांस भूजते हो, ठीक है। इसमें कई ऐसे जो पाषाण युगीन उपकरण हैं, भिन्न हैं। देखिए, बहुत सारी जगहों से पत्थर मिले हैं और जो पाषाण युगीन उपकरण भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है, क्योंकि ये भिन्न है। तो भिन्न होने की वजह ऐसा तो नहीं है कि आज छोटा पत्थर बना दिया तो कल बड़ा पत्थर बना दिया, ठीक है। उस टाइम में इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो बड़े से छोटे आने में, छोटे से बड़े जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। इनमें वे औजार भी थे जिनकी धार और अधिक पैना के लिए उन्हें पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया। ओखली आप लोगों को पता है, ओखली ऐसे होती है। देखिए दोस्तों, ये एक बर्तन रहता है। उस टाइम तो पत्थर पर रहता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर ये इस समय लोहे का आता है, ठीक है। ये एक बर्तन रहता है, इसमें ये ओखली रहती है, इसको कूट से अन्य पीसने का काम किया जाता था। आज से हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, ठीक है। आज भी ओखली और मूसल का प्रयोग भी किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए, ये है पाषाण युग के कुछ उपकरण। क्या है दोस्तों? पाषाण युग के कुछ उपकरण। ये पत्थर हैं, देखिए नोकीले हैं। इससे देखिए, इसमें पालिश भी की गई है। तो इन सब चीज़ों से गड्ढा खोदने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, आग जलाने के लिए, ऐसे इन सब पत्थरों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे ये दिया गया है, नवपाषाण युग के पुरा स्थल। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। ये जो मिट्टी का बर्तन है, इन पर अलंकरण मतलब डिजाइन, कोई कभी ऐसी डिजाइन बनाई जाती थी, ठीक है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों बनाने का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, ठीक है। जब मानव का विकास होने लगा तो उन्होंने बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए, उसमें अनाज संग्रहण करने के लिए बहुत से काम में करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, ठीक है। उस समय गेहूँ, चावल, दाल ये सब महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उसके साथ ही अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, ठीक है। कपड़े भी बुनने लगे थे और कपास जैसे आवास उगाए जा सकते थे। कपास जैसे आवश्यक उगाए जा सकते। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। या एक तरफ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण के काम करते थे। उन्हीं अन्य लोगों को हजार सालों में दरमयान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया था। बहुत से लोग ऐसी मौसमों के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाते थे।
तो इसमें बताया गया है ये मतलब ये सारे परिवर्तन एक ही जगह पर आए थे, पूछ रहा, लेकिन नहीं, एक ही जगह, धीरे धीरे सारे जगहों पर ऐसे परिवर्तन मिले हैं। ठीक है, क्या तुम कल्पना कर सकते हो इस पात्र में क्या रखा जा सकता है? इस पात्र, अगर ये बड़ा पात्र होगा तो अनाज संग्रहण के लिए, अगर ये छोटा पात्र होगा तो फिर अनाज पकाने के लिए और आभूषण रखने के लिए, ऐसी सब चीज़ों के लिए इन सब पात्रों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा मानव किस पात्र के बारे में, उनके संग्रहण के बारे में, इतनी सब चीज़ों की चर्चा की है। ठीक है, तो चलिए ये सूक्ष्म निरीक्षण भी देख लेते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। मानचित्र 2 में आप लोग मेहरगढ़ देख लेना जाके पीछे से। ठीक है, ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे के पास हरा भरा समस्थल स्थान है। मेहरगढ़ संभव वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष के इलाकों में पहले जैसे जौ गेहूँ उगाने, भेड़ बकरी पशुपालन सीखा था। सबसे पहले मेहरगढ़ में ही गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालन यहीं से मेहरगढ़ में ही सीखा था। यहाँ से विभिन्न प्रकार के जंगलों की हड्डियां मिली हैं। हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां मिली। किसकी? हिरण, सूअर, इन जंगली जानवर और पशुपालन के जो पशु पालते थे उनकी भी हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ के इलाके के अलावा इसके इलाके चौकोर के अलावा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 से ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार काम के लिए आते थे। चलिए देख लेते हैं। ये है, ये देखिए, ये कमरे मिले हैं। देखिए इसमें बताया कि इसमें चार कमरे दिए गए हैं। ये देखिए, कुछ के काम तो भंडार के लिए किए जाते थे। इसमें बताया गया मेहरगढ़ के चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके घर की क्या समानता है? हमारे टाइम पीरियड पे भी ईंटे के घर बने हुए हैं। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। घर में 4 से ज्यादा कमरे होते थे जिनमें कुछ भंडार के काम आते थे। ठीक है, इसमें 4 से ज्यादा कमरे जिसमें कुछ भंडार के काम आते थे। मृत्यु के बाद सामान्य मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था मृत्यु के बाद भी जीवित रहती थी, इसलिए कब्रों में मृतकों के कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी उस टाइम पर, तो मुझे लगते थे कि ये लोग दूसरी दुनिया में जाके भी इन्हें उन सामान की आवश्यकता होती थी, तो इसलिए उनको उनके सामान को भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है और संभवतः उसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, ये देखिए, ये मृतक है और इसके साथ ये कुछ जानवर है। सब ये लोग, इनकी मान्यता थी कि इन लोगों को परलोक में भी इनकी आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये मेहरगढ़ की कब्र के चित्र हैं। क्या तुम बकरी और कंकाल पहचान सकते हो? तो ये कंकाल हैं और ये सारी बकरियां हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को वहां पर भी इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती होगी, इसीलिए यह दफनाया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर 2 समाप्त हुआ। ठीक है, चैप्टर 2 आज समाप्त हो गया। तो देखिए, इसमें कल्पना करना है। क्या तुम कल्पना करो, अगर आज से तुम 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते, जैसे पत्थर की गुफा पृष्ठ 12 में देखा। तुम्हारे मामा की गुफा भीतरी दीवारों के चित्र बना रहे हैं, तो तुम उनकी सहायता करना चाहो तो तुम रंग बनाओगे, चित्र खींचोगे, फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे? ये सब एक कल्पना की गई है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। आखेटक संग्रह गुफाओं इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आप लोगों को भरना है। घास के मैदान का विकास बहुत साल पहले हुआ था। खेती करने के लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? ये सब के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोग इन सबको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर एक नई क्लास के साथ, नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है बच्चों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।